पहली 5 सर्विसेज जो है वो शोरूम से हुई है, तो बाइक से कोई शिकायत नहीं है। हाँ, रॉयल एनफील्ड जरूर हो। रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर की साइड से बात करूँ तो हाँ, मेरा एक्सपीरियंस बीच बीच में काफी बुरा रहा है। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी होंगे बहुत ही बेहतरीन। तो थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि आज हम किस व्हीकल के बारे में बात करेंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 के बारे में। तो इसकी मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और उससे कई ज़्यादा ये किलोमीटर और क्लॉक कर चुकी है बाइक। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आप इस व्हीकल को लेते हो तो आपको क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें मिलती है और रॉयल इनफील्ड के साथ जुड़ने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग मोटो वर्ल्ड। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको दिखा दूं कि चाबी आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी, दो, जिसके अंदर में आपको रॉयल इनफील्ड का लोगो देखने को मिलता है एंड लेज़र कट टेक्नोलॉजी वाली चाबी देखने को मिलती है। फ़िलहाल मेरे पास ये किसी ओनर की बाइक है तो डेफिनेटली अभी एक ही चाबी मैं दिखा सकता हूँ। अब अगर इस व्हीकल के बारे में थोड़ा बहुत एस्थेटिकली बात कर लूँ तो इस व्हीकल को क्रूज़र काइंड ऑफ बाइक कहा जाता है और इस व्हीकल के अंदर में आपको सिंगल सिलेंडर 350 एयर कूल्ड टेक्नोलॉजी वाला इंजन देखने को मिलता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 20 bhp विद 27 न्यूटन मीटर टॉर्क। बाकी सारी चीज़ें आप मेरे दूसरे वीडियोस में जाके देख सकते हो, आई बटन में आ रहा होगा अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये व्हीकल कितनी किलोमीटर चल चुकी है। और एक चीज़ और बता दूँ आपको कि ये जो व्हीकल है ये 2020 वाला वेरिएंट है, तो उस टाइम पे ये ट्रिपर मीटर मिला करता था। अभी आपको एडिशनली कॉस्ट देना पड़ेगा और माइट भी हो सकता है कि अभी ये डिसकंटिन्यू भी हो चुका हो। तो ओडो के अंदर ये टोटल चल चुकी है 31,519 किलोमीटर। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। अभी भी इस व्हीकल के अंदर में कुछ भी चेंज नहीं किया गया रॉयल इनफील्ड की तरफ से, ना किसी इंजन की पावर बढ़ाई गई है ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिकली जो कलर में चेंजेस होते हैं वही किए जाते हैं एंड थोड़े बहुत इसका जो हेडलाइट है उसके अंदर में चेंज किया गया है। बाकी इंजन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, शॉकर ओरिएंटेड, अर्गोनॉमिक्स ओरिएंटेड अभी भी ये व्हीकल सेम एज इट इज़ आती है। तो आइए जानते हैं और बुलाते हैं इसके ओनर को। दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में मेरे दोस्त दीपक बलूजा का। एंड भाई, तेरी जो तारीफ़ हुई थी ना पिछली वाली वीडियो में कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था, बताया था, तो आज भी वैसे ही बताना है और हम इसके अंदर में कोई भी चीज़ बनावटी नहीं बोलते। तो सबसे पहले कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक तेरा रॉयल इनफील्ड से और कितनी किलोमीटर चल चुकी है? पिछली बार जब हमने वीडियो शूट किया था तब अराउंड मैं लद्दाख कंप्लीट कर चुका था और 19,000 पे शुरू किया था, तो अराउंड 22,000 पे थी, 23,000 पे जब हमने वो वीडियो बनाया था। अब ऑलमोस्ट 10,000 चल गई है, 25,000 के आसपास इसका हो चुका है कम कंप्लीट। बीच में मीटर भी थोड़ा सा झोल झाल भी हुआ था, मीटर के साथ कोई इसका जो मीटर है ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो आई गेस 500 से 800 के बीच में जो है ऊपर नीचे इसका मीटर है। तो हाँ, 32,000 के आसपास चल चुकी है और एक्सपीरियंस बहुत सारा है। क्या लगता है इस बार इन 10,000 किलोमीटर में कुछ नया जानने को मिलेगा या ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा? अभी देखो आगे वीडियो यार, पता चलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैं रखता हूँ कि रॉयल इनफील्ड के साथ में जुड़ने का कैसा एक्सपीरियंस था इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ सर्विस या इन टर्म्स ऑफ मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस बाइक का? काइंड ऑफ मिक्स। अगर 5 में से रेटिंग देनी हो, 5 में से 5 स्टार तो किसी को भी नहीं दिए देते ज्यादा, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि 3.5 स्टार में फिर भी दूंगा कि ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस, अगर मैं पर्सनली बात करूँ, बाइक के साथ इतना बुरा नहीं है। ऑल्दो अगर मैं रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर की साइड से बात करूँ तो हाँ, मेरा एक्सपीरियंस बीच बीच में काफी बुरा रहा है। कुछ चीजों से मैं खुश नहीं भी रहा हूँ, ऑल्दो जो इसका एनालॉग है इससे भी कई बार जो इश्यूज जो फेस किए मैंने, और जो पार्ट्स को लेके, सर्विस कॉस्ट को लेके जो मैंने इश्यूज फेस किए, वहां पे मेरा एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा। ओवरऑल बाइक जान है, पहली बाइक थी, इमोशन ज्यादा जुड़े होते हैं अपनी पहली बाइक के साथ, तो बाइक से कोई शिकायत नहीं है। हाँ, रॉयल एनफील्ड जरूर हो। तो सबसे पहला पॉइंट अब यहीं से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एक्चुअल वीडियो, कि कितनी सारी सर्विसेज इन 30,000 32,000 किलोमीटर में करवाई है, कौन सी सर्विसेज शोरूम से हुई है,
और कौन से के बाद ये बाहर से सर्विस होने लगी है और क्या रीज़न रहा बाहर से सर्विस करवाने का? पहली 5 सर्विसेज जो है वो शोरूम से हुई हैं। 6th भी शोरूम से ही हुई थी, जो कि अराउंड मैंने 27,000 किलोमीटर के आसपास जो है वो करा ली थी। 6 सर्विसेज मेरी तब तक कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद से जो लास्ट 2 सर्विसेज हैं वो मैंने अराउंड बाहर से ही कराई हैं, और ज्यादा इंटरवल पे नहीं कराई है, बहुत कम इंटरवल पे ही कराई है। एक जो सबसे कम इंटरवल पे हुई थी वो अराउंड मेरी 3,000 किलोमीटर पे ही हो गई थी, क्योंकि मुझे तब लद्दाख करना था। और एक मैंने लास्ट अभी जो कराई है, क्योंकि लास्ट एक साल में मेरी बाइक बहुत ज्यादा नहीं चली थी, बट एक साल के अंदर इट इज सजेस्टेड कि आपको सर्विस जो है, इंजन ऑयल जो है चेंज करना ही चाहिए, तो मैंने वो कराया। तो लास्ट 2 सर्विस मेरी बाहर से हुई, और बाहर से सर्विस कराने में और शोरूम से सर्विस कराने में सबसे बड़ा जो अंतर है वो यही है कि सर्विस चार्जेस। आपको अगर कोई भी पार्ट, एक बार आपकी जब फ्री सर्विसेज कंप्लीट हो जाती हैं, अगर आपको कोई भी चीज चेंज करानी है तो हर पार्ट के लिए, हर चीज के लिए अलग से सर्विस चार्ज ऐड किया जाता है। हर चीज के लिए अलग सर्विस चार्ज। तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर में 3 चीज बदल रहे हैं तो तीनों के अलग अलग सेपरेट अलग सर्विस चार्ज लगेंगे, और किसी का भी सर्विस चार्ज 300 से लेके 500 के नीचे नहीं है। अरे यार ये तो बहुत ही बेकार बात है। और मैंने रॉयल एनफील्ड को ट्वीट भी किया था कि ऐसे अगर आप हर चीज के लिए अलग सर्विस चार्ज रखोगे तो कोई शोरूम में सर्विस कराने क्यों आएगा। पार्ट वाइज पार्ट महंगे नहीं है, चीजें महंगी नहीं है, बहुत जेन्युइन प्राइस है, सब कुछ जेन्युइन है, लेकिन जो चीज आके आपको मार देती है वो है सर्विस चार्जेस। आप हर चीज के लिए अलग सर्विस चार्ज पे कर रहे होते हो एट द एंड ऑफ द डे, और वही आपकी कॉस्टिंग जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड टू एक्सटेंट की जस्टिफाइड भी है कि वहां पर आपको बहुत सारी बाइक्स में डील करना है, आप हर चीज को यही कहते हो कि इसको चेंज ही करना पड़ेगा, रिपेयर का कोई चांस ही नहीं है, जो कि एक और बुरी चीज है। तो जो सबसे मतलब मैं मानता हूं कि आप दिन में बहुत सारी बाइक्स में डील करते हो, आपके पास लाइन लगी रहती है सेंटर पे बाइक से सर्विस होने के लिए, तो आप क्या करते हो कि हर चीज को, जो भी आपको देखा है कि हल्की सी भी मतलब वो रिपेयर हो सकती है, लेकिन आप रिपेयर नहीं करोगे, आप सीधा कहोगे ये इसको आप चेंज कर दो। जैसे मास्टर सेंटर को लेके हो गया कि मुझे पता चला कि वो रिपेयर हो सकता था, स्टार्टिंग से उसे ये कहते कि इसको आपको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। वही सेम चीज अगर मैं देखूं तो और भी जो ये क्या कहते हैं, जो गियर वाली चीज थी, जहाँ पे गियर में लगा रहा था लेकिन डिस्प्ले में शो नहीं हो रहे थे, बाहर मैंने रिपेयर कराया, साफ करके उन्होंने वापस लगाया, बेसिकली टूट गया सेंसर, लेकिन फिर भी लगाया, गियर्स वर्क करने लगे। बेसिकली तो गियर इंडिकेशन पोजीशन वाले सेंसर की बात कर रहा है, वो भी वर्क करने लग गया था जब उन्होंने उसको साफ किया वगैरह, दोबारा से लगाया, वो वर्क करने लग गया था। लेकिन नहीं, रॉयल एनफील्ड के सर्विस में मुझे कहा गया कि आपको इसको चेंज ही करना पड़ेगा। तो रिपेयर में और चीज को समझ के ठीक करने में टाइम नहीं लगाते, सीधा कहते हैं कि इसको चेंज ही करना पड़ेगा। तो ये एक्सपीरियंस बहुत खराब हो गया। और हर चीज का सर्विस कॉस्ट लगाना, वो एक मतलब आप ये क्या कह लो कि आप कंपनी में जाते हो सर्विस करने की, वो बेस्ट जानते हैं। एक बाहर जो मैकेनिक है वो 10 तरह की बाइक से डील करता है, लेकिन शोरूम में जो लोग काम कर रहे हैं वो उसी ब्रांड की उन्हीं बाइक से रोज डील करते हैं। प्लस उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, हाँ ये मैं इस मामले में कहीं ना कहीं मानता हूँ कि यार अगर हर चीज बदलनी ही है तो फिर वो एक मैकेनिकली एक्सपीरियंस्ड बंदा ही क्यों हुआ। हम इंडियंस का भाई सिंपल सा फंडा है, पैसा मैटर क्या करता है, जहां कम होगा हम वहां चले जाएंगे, ठीक है। क्वालिटी बाहर भी मिल जाती है, अगर आप अच्छे मैकेनिक के पास जा रहे हो, क्वालिटी आपको शोरूम में ही मिल जाएगी। और कई एक्सपीरियंस ऐसे भी होते हैं कि आप शोरूम में काम करा लो खराब हो जाता है, और बाहर काम करा लो अच्छा हो जाता है। तो एक्सपीरियंस दोनों जगह मिल जाते हैं, बस आपको सही जगह जाना होता है। जो तेरा ये एक्सपीरियंस है शोरूम वाला, तो ये मल्टीपल शोरूम का, या हर बार तू एक ही शोरूम पे गया है? मेरे घर के पास जो पड़ेगा मैं उसी पे जाऊंगा, तो मैं एक ही पे गया हूँ। एक पे मैं गया था जो दूसरा नंगली डेयरी वाला है, बट वहां पे उस टाइम पे शायद कुछ इशू हुआ था कि भीड़ बहुत ज्यादा थी या फिर कुछ, तो मैंने वहां पे कराया नहीं था। लेकिन मैं ज्यादातर जो डाबरी मोड़ वाला है वहीं गया। अच्छा, इसके अंदर में कोई मेजर सर्विस हुई है जिसके अंदर में मान ले तेरा बहुत ही बड़ा खर्चा है, जैसे दोनों टायर चेंज कर दिए, चेन सेट चेंज कर दिया, जैसे इसके अंदर में कभी कोन सेट का काम आ गया, या मतलब बहुत ही मेजर सर्विस जिसके अंदर में बहुत ही ज्यादा काम आ गया हो? लास्ट सर्विस जो मैंने शोरूम से कराई थी उस टाइम पे
मुझे जो आगे जो मुझे डील कर रहे थे सेंटर में, तो उन्होंने कहा था कि आपकी दोनों डिस्क प्लेटें जो है पूरी तरह कट चुकी हैं, दोनों डिस्क प्लेट्स आपको चेंज करनी पड़ेंगी और चेन सेट आपको पूरा का पूरा जो है वो चेंज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ मास्टर सिलेंडर जो है आपका ब्रेक का पीछे वाला वो भी आपको चेंज कराना पड़ेगा। तो ये ऑल एंड ऑल मेरा अराउंड 10,000 की सर्विस का कॉस्ट इसमें निकल के आ रहा था, जिसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट 6,000 थी, 4,000 तो ऑलमोस्ट उनका सर्विस चार्ज ही लग जा रहा था। तो मतलब उसके अंदर में फिर वो सर्विस हुई थी या फिर सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट को? मैं नहीं कराई, मैंने उस दिन सिर्फ अपनी नॉर्मल सर्विस, जिसमें अलग से मुझे सर्विस के चार्जेस दे देनी पड़े थे, चेन सेट चेंज करवा के मैंने ना रबड़ चेंज कराए ना डिस्प्ले चेंज कराई, मैं आ गया और ना मास्टर सिलेंडर चेंज कराया। उसके बावजूद मैंने 3-3,500 बाइक चलाई, बाहर से प्रेशर बना के मास्टर सिलेंडर मेरा वर्क करने लग गया था। एक मैकेनिक से मैंने कराया था, बहुत सही वर्क करने लग गया था और मैंने खूब चलाया। बस ये था कि मुझे हर 700 से 800 किलोमीटर के अंदर जो ब्रेक ऑयल होता है उसको फिल करना पड़ता था, क्योंकि ब्रेक ऑयल लीक हो जा रहा था। अच्छा, तो वो मैंने उसको कराया। तो अभी वो काम करवाया तूने वैसे? हाँ। डिस्क वाला इस बार मैंने क्या किया कि मैंने मास्टर सिलेंडर जो है सिर्फ चेंज कराया, डिस्क रोटर अभी भी चेंज नहीं कराई है। बहुत सही ब्रेक्स मेरे अभी भी अप्लाई हो रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा हाई स्पीड भी नहीं चलाता, और चलाता भी हूँ तो मेरे को इतना सेंस है कि कहाँ पे ब्रेकिंग की जरूरत है, और मुझे नहीं रिक्वायरमेंट लगती यार कि डिस्प्ले मुझे चेंज करानी चाहिए। अच्छा, एक बार ना मैं एक वीडियो बना रहा था हिमालयन की, तो वहाँ पे ना ये पॉइंट रेज हुआ था। मतलब दो दोस्त हैं, दोनों ने हिमालयन खरीदी थी सेम डे पे, और बस यही हुआ था कि सेम शोरूम में सर्विस करवाई थी, बाइक भी सेम है, फर्स्ट सर्विस थी, तो उन दोनों का प्राइस वेरी हुआ था। तो क्या कभी तेरे साथ ऐसा हुआ है कि मतलब जो भी तेरा सर्विस है, मतलब बेसिक जिसके अंदर कुछ भी चेंज ना हो, सिर्फ ऑयल फिल्टर और बेसिक जो नीड होती है, उसमें प्राइस का डिफरेंस आया हो? ऐसा तो नहीं हुआ था। हाँ, एक चीज जरूर हुई थी कि जब मैं सर्विस करवा के गया था वापस से घर पे, तो उसके बाद मुझे ये उस टाइम पे एक पार्ट शायद अवेलेबल नहीं था। आई डोंट नो कि वो कौन सा पार्ट था, शायद क्लच वायर शायद उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी। तो मैं नेक्स्ट वीक दोबारा गया था क्लच वायर चेंज करवाने के लिए। उस टाइम पे क्लच वायर चेंज के टाइम पे मुझे ये कह रहे थे कि आपको सर्विस चार्ज भी पे करना पड़ेगा, जबकि जब सर्विस हुई थी लास्ट वीक, अगर उस टाइम पे क्लच वायर चेंज होती तो वो सर्विस के अंदर ही इंक्लूड हो जाती। अब मैं अलग से आया हूँ करवाने के लिए चेंज, तो मुझे सर्विस चार्ज पे करना पड़ेगा, जबकि उस टाइम पे मैं उस टाइम भी रेडी था, बट पार्ट अवेलेबल उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, क्लच वायर शायद उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी। तो ये एक्सपीरियंस था। फिर मैंने वहां पे बात की, आधा घंटा ऑलमोस्ट मैंने किसी एक से बात की, फिर दूसरे से बात की, फिर तीसरे से बात की, हो गया था मेरा काम। विदाउट सर्विस चार्ज मेरा वो काम जो है वो हो गया था, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द एक्सपीरियंस खराब होता है ऐसी चीजों से। जो बेसिक सर्विस की कॉस्ट है वो लगभग अराउंड कितनी आ जाती है? 1700 से 1800 के बीच में मिनिमम आती। और जब ये तूने चेन सेट वाला काम करवाया था, तो चेन सेट की कॉस्टिंग याद है अगर सेपरेटली? 2000 से 2200 के बीच में चेन सेट की कॉस्टिंग थी, 2200 थी शायद। हाँ, तुझे क्या लगता है ये ओवर प्राइस्ड है या फिर ठीक है? अच्छा, ये 2200 रुपए के अंदर में जो इनका सर्विस चार्ज था वो इंक्लूडेड था? नहीं, सर्विस चार्ज अलग। ओके। जब मैंने चेंज कराया था तब फ्री सर्विसेज मेरी चल रही थी, इसीलिए मेरा फ्री में हो गया था, नहीं तो उसके लिए अलग से सर्विस चार्ज मुझे देना पड़ा। कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि फ्री वाले में ज्यादा ध्यान नहीं देते, पेड वाला जब आओ तो उस टाइम पे प्रायोरिटी देते? कभी ऐसा रहा या फिर ऑल ओवर एक्सपीरियंस अपना एक जैसा ही रहा है? लगता है जब वो सीधा चेक करते हैं कि आपकी पेड से सर्विस है, तो और मतलब एक्साइटमेंट हो जाती है कि पेड से सर्विस है, आरएस से बेचने की कोशिश करेंगे आपको कि आरएस से ले लो, ये कर लो, वो कर लो। ऑल दो चीजें आपके बेनिफिट के लिए ही होती हैं, लेकिन हाँ, वो दिखता है कि अब आपको ज्यादा प्रायोरिटी देने की कोशिश की जा रही है कि तो पेड सर्विस है, इसको पहले कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन ऐसे कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, ये मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन ऐसा कोई बड़ा मेजर एक्सपीरियंस इस मामले में तो नहीं है। और अगर बाहर सर्विस जो करवाई है तूने, तो उसके अंदर में बेसिक सर्विस की कॉस्टिंग कितनी आई है? अराउंड 400 से 500 रुपए कमी है। और सेम काइंड ऑफ ऑयल? मेजर जो कॉस्टिंग होती है वो इंजन ऑयल की होती है। इंजन ऑयल की कॉस्टिंग आपकी उतनी रहेगी, जितना बढ़िया आप इंजन ऑयल डालोगे वैसा ही आपका जो कॉस्टिंग है उसका आने वाला है। बाकी जो एक पार्ट में अलग से जो सर्विस कॉल लगती है, किसी में 300 लगती है, किसी में 400 लगती है, किसी में 500 लगती है, वहां पे आप बहुत कुछ जो है सेव कर लेते हैं।
और बाहर भी कई सारे रॉयल एनफील्ड के ऑथराइज सर्विस करने वाले हैं जिनके पास जेन्युइन पार्ट्स होते हैं जो इसी में डील करते हैं। आप उनसे अगर सर्विस कराओगे ऑब्वियसली कम ही आता है, क्योंकि वो हर चीज का आपको अलग से सर्विस चार्ज ऐड करके नहीं देते। इन 32,000 किलोमीटर के अंदर में जो बाइक ली थी वो कैसा परफॉर्म कर रही है? मतलब अभी जो इन 32,000 में एक लाइफ इंजन की एजिंग होती है तो इंजन हार्श हो गया है या मतलब रफनेस चलती है और जो कहीं इधर से बजने की रैटलिंग की आवाज़ आती है, अभी भी फिट एंड फिनिश क्वालिटी पेंट से रिलेटेड हो चाहे कुछ भी हो, रस्टिंग हो, सब अभी भी मेंटेन है? रस्टिंग का इश्यू तो रॉयल एनफील्ड हमेशा रहेगा। रस्टिंग तो एक तो ऑब्वियसली आपकी बाइक हर बारी घर के अंदर नहीं खड़ी होती, ज्यादातर टाइम आपकी बाइक जो है वो घर के बाहर होती, उस पे सूरज पड़ रहा है, मिट्टी, बारिश, सब में सबसे वो डील करती है। और रस्टिंग का जो इशू है वो रॉयल एनफील्ड के साथ तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है, रॉयल एनफील्ड और रस्टिंग का। तो रस्टिंग का इशू तो रहा ही है। साथ ही साथ बात करें इंजन की, तो टाइम के साथ इंजन रवा होता है तो हार्ड थोड़ा हो ही जाता है। मतलब जो स्टार्टिंग में जैसा आया था वैसा स्मूथ इंजन तो आपको नहीं मिलेगा। अब आप ये कह सकते हो कि सर्विस करने के 1000 किलोमीटर के अंदर ही आपको दोबारा से वाइब्रेशन फील होने लग जाते हैं, हल्के। बहुत मेजर वाइब्रेशन जो पहले वाली बुलेट के थे वैसे नहीं, लेकिन हल्के जो पहले की रिफाइनमेंट से अलग जो आपको वाइब्रेशन फील होते हैं वो होने लग जाते हैं। अच्छा, अभी इसके अंदर में कभी ऐसा हुआ है कि यार चलती बाइक में तूने इतनी सारी राइड भी करी है, तो कभी ऐसा हुआ है कि यार किसी पार्ट ने धोखा दे दिया, अनएक्सपेक्टेड ही हो गया कुछ भी कि यार ये तो सोचा ही नहीं था और ये खुल गया, ऐसा वैसा कुछ? ऐसा हुआ था मेरे साथ जब तक मैंने टायर चेंज नहीं कराया था। मतलब वो टायर की भी बात नहीं है, वो सीन मैं बताता हूँ। तुमने अनएक्सपेक्टेड चीज बोली तो मुझे वो चीज याद आ रहा है। मैं ऑफिस से घर वापस आ रहा था, लास्ट ईयर की बात है। तो छावला के आसपास मेरी बाइक एकदम से चल रहे थे, मैंने हल्की सी ब्रेक ली और स्लिप किया मेरा पीछे वाला टायर। तो जनरली टायर जो स्लिप नहीं करता, मैंने बस उतर के स्टैंड लगा के बाइक बंद करके चेक कर रहा था मैं। उसके बाद मैंने बाइक स्टार्ट की तो बाइक मेरी स्टार्ट नहीं हुई, मेरी बैटरी जो है वो डेड हो गई थी। बैटरी डेड हो गई। फिर मैंने RSA को कॉल किया, आके उन्होंने मेरी बैटरी को आधे घंटे के अंदर वो आ गए, 1 घंटे के अंदर वो आ गए थे, आधे पौने घंटे के अंदर। उन्होंने बैटरी को स्टार्ट किया, उन्होंने कहा कि आप बैटरी का इशू लग रहा है यहाँ पे। और इस तरीके से होता नहीं है, ऐसे बैटरी जाती नहीं है कि चलते बाइक में आप रोको, चेक करो और बैटरी गायब, ऐसा होता नहीं है। तो वो एक चीज थी। उसके बाद मैं घर लेके आ गया था बैटरी, हम शायद साथ ही गए थे बैटरी चेंज करवाने के लिए। और तो वो एक एक्सपीरियंस था, वो बहुत सडन था कि अगर मैं कभी कहीं राइड पे हूँ और हाईवे पे हूँ, मैं बस पानी पीने के लिए रुका हूँ, उसके बाद मेरी बाइक चालू नहीं हो रही, ऐसा हो जाए तो। वैसे यूजुअली कभी ऐसा होता नहीं, अगर बैटरी जानी होती है तो साइन दे देती है, पहले आ जाता सेल्फ लेट लेने लग जाएगी या फिर मतलब सेल्फ ढंग से नहीं लेगी, तो एक आइडिया लग जाता है कि बैटरी की एजिंग हो जाती है। सडन गई बैटरी, तो वो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए कि यार ऐसा मतलब। और उस टाइम पे इतना नॉलेज नहीं था कि भाई बैटरी निकाल के लगाएंगे कैसे, लेके भी चलनी होती है क्या। अच्छा, इस बाइक के साथ में RSA लिया था, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? पड़ती नहीं है कभी भी RSA की आपको वैसे, लेकिन अगर पड़ जाए तो RSA होना चाहिए, ये तो है। तो आ जाते हैं वो हेल्प करने की? आ गए थे। मैंने एक ही बार जरूरत पड़ी वो बैटरी वाले टाइम पे, और वो आ गए, तो वो एक्सपीरियंस मेरा ठीक रहा। रॉयल एनफील्ड ना वैसे अपने क्वालिटी के लिए बदनाम है, मतलब क्वालिटी इन द सेंस कि जो इलेक्ट्रॉनिकली इतनी रिलायबल नहीं मानी जाती है, ऑल्दो इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। तो तुझे क्या लगता है कि आज भी वो प्रॉब्लम है या फिर मतलब अब इम्प्रूव्ड हो चुका है? बिल्कुल प्रॉब्लम है। आज भी मैं बाइक का टाइमर जब भी ठीक करता हूँ, सेट करता हूँ, ये हमेशा हिल जाता है। उल्टा जो मैप वाला ये वाला जो एनालॉग है, इसमें तो हमेशा हिला ही रहता है। इसमें जो अभी एक्चुअल टाइम चल रहा है उससे 3 घंटे आगे का टाइम जो है चल रहा होगा, और ये रीसेट भी नहीं होता था। मैं इसको हमेशा बाहर से ही रीसेट कराया, सेंटर वाले ही अपना कुछ वो जुगाड़ लगा के करते हैं, वही सेट करते हैं। तो ये जो टाइमर का इशू है ये एक चीज है। साथ ही साथ जो गियर इंडिकेटर का इशू था वो अभी भी फिर से मेरे को फेस होना स्टार्ट हुआ है कि सेकंड गियर कई बार ये ब्लैंक दिखाता है। सेकंड गियर लगा होता है बट ये ब्लैंक दिखाता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट में इसके जो इशू है वो सारे इशूज तो हैं, वो अभी भी है। वो टाइम टू टाइम आते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि लास्ट जब मैंने सर्विस कराई थी उसके बाद जो मेरा ओडोमीटर है वो आना बंद हो गया था। ये जो इसका स्विचिंग का आप जो है ओडो में, और आप राइड 1 राइड 2 में जो A B में आप स्विच, मतलब ट्रिप A ट्रिप B वाला वो जो फंक्शन है, इसमें आप
जो स्विच करते हो जिस बटन से वो भी कभी कभार वर्क करना बंद कर देता है। ऐसी चीजें भी हुई हैं। तो इसके रिगार्डिंग जब कभी कंप्लेंट किया रॉयल एनफील्ड से तो उनका रिएक्शन क्या रहता? सर्विस चार्ज लगा देंगे, जाता ही नहीं इसके अंदर, छोड़ दिया जाना, इनके पास जाना ही छोड़ दिया। ये हर चीज में कह देंगे रिपेयर नहीं हो सकता, चेंज करना। अगर कोई चीज वर्क करती है कभी, मतलब वो ठीक है, अगर वो वर्क कर रही है वो ठीक है, और बीच बीच में उसमें कनेक्शन अगर लूज हो जा रहा है तो कहाँ लूज हो रहा है आप उसको चेक करोगे ही नहीं, आप सीधा कहोगे चेंज कर दो। जब भी जाओगे आप क्या कहोगे चेंज कर दो, आपके पास जाके फायदा ही नहीं है। आप चेक नहीं करने वाले, आपका सीधा है कि हमारे पास टाइम नहीं है चेक करने का, चेंज करो। तो ये एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है रॉयल एनफील्ड के साथ, ये शायद हर किसी शोरूम या फिर सर्विस सेंटर वालों के साथ होगा, मैं मानता हूँ। सिर्फ रॉयल एनफील्ड इसमें नहीं होगा, लेकिन ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं है। वी हैव राइट टू रिपेयर भी आ चुका है, तो आप अगर रिपेयर की गुंजाइश है तो कीजिए ना रिपेयर। चलो जी, ये इतना लंबा सेगमेंट हो गया सिर्फ और सिर्फ इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं, जब तूने बाइक ली थी तो मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा? कितनी सारी राइड्स करी है, लॉन्ग राइड्स, शॉर्ट राइड्स, सिटी राइड्स, और क्या एवरेज आती है इसकी? तो कैसा एक्सपीरियंस है उन सारी चीज़ों का? राइड मैंने मेजर 5 से 6 ही करी है, और सबसे जो बड़ी राइड थी वो लद्दाख वाली थी, 3000 किलोमीटर की। उसके अलावा मैंने जो छोटी राइड्स की हैं, 600 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, एक मैंने 1200 किलोमीटर की राइड की थी जब मैं लखनऊ की तरफ गया था। बट मैं आगरा से ही घूम फिर के वापस आ गया था। आगरा गया थोड़ा और आगे गया, वापस आ गया। तो ज्यादा लंबी राइड मैं सिर्फ एक लद्दाख की थी। और एवरेज वाइज जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन है इस बाइक से कि एटलीस्ट 30 तो देगी, और टचवुड 30 से ज्यादा इसमें मुझे आज भी एवरेज देती है। 30-35 आज भी इसकी एवरेज सिटी में, मैं कह रहा हूँ 35 ही आज भी सिटी में मुझे दे देती है। हाईवे पे जाऊं तो मैंने 40 की एवरेज भी इससे निकाली। यहीं पे एक पॉइंट और पूछता हूँ, जैसे कि ये व्हीकल है वो आती है 20 bhp 27 न्यूटन मीटर टॉर्क, तो क्या कभी ऐसा फील हुआ है कि यार मतलब पावर की कमी है, ओवरटेक लेने में दिक्कत हो रही है? दिस रॉयल एनफील्ड ब्रदर, मेड लाइक अ गन गोज लाइक अ बुलेट। बट पावर की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फील होता है कि जब हम डोमिनार भी चला चुके हैं, ऑब्वियसली एक अलग तरह का इंजन है, और बाकी अगर मैंने जावा चलाई है, हाइनस चलाई है, तो पावर में कहीं ना कहीं ये थोड़ी तो उनसे पीछे है। तो लेकिन ये अल्टीमेटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसी फील होती है। पावर आपको बेशक से कम फील हो सकता है इसमें, लेकिन ऑल्दो चलाने में मजा आता है। ये आपकी बाइक से कनेक्शन, आप चाहे जैसे मेरे साथ है, मुझे जो कनेक्ट इस बाइक के साथ फील होता है वो मुझे जावा के साथ फील नहीं हुआ, वो कनेक्ट मुझे हाइनेस के साथ फील नहीं हुआ, मुझे इसके साथ कनेक्ट फील होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस बाइक से ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो। ओवरटेकिंग करने में कभी इशू आया? एकदम से करनी हो तो हाँ, आप एक बारी को सोच सकते हो, लेकिन ज्यादातर नहीं। आप अपनी बाइक के साथ यूज टू हो, आपको पता है आप कहाँ पे ओवरटेक कर सकते हो, आप कर लोगे। लेकिन एकदम से मैं देखूं तो हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि मैं उतना एग्रेसिव राइडर नहीं हूँ कि एकदम से मैं उड़ा लूंगा, तो मेरा इशू है। जब लद्दाख पे जब तू गया था तो काफ़ी ऑब्वियस सी बात है बहुत सारा लगेज होगा, तो वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस था? जो मतलब ऑफ रोड आए थे, जो ट्रेल्स दिखाते हैं, या जैसे हम जानते हैं लद्दाख बहुत ही टफ जगह है, तो वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा है टोटल ओवरऑल? ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। मैं तब भी शेयर किया था कि लोग हिमालयन पे थे ज्यादातर, हिमालयन वालों को तो कोई टेंशन नहीं थी, हमें थोड़ा सा फिर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी बाइक ने पूरा साथ दिया वहाँ पे। लगेज के साथ जब लोगों को दिक्कत आती है कि बैलेंसिंग में दिक्कत आती है, वो लगेज के बैलेंस की वजह से होती है, वो उसमें बाइक का कोई रोल नहीं होता कि आपका लगेज एक साइड से हैवी है, एक साइड से हल्का है, तो आपको वो बैलेंसिंग की दिक्कत आ सकती है। वो लगेज की दिक्कत है, वो बाइक की दिक्कत नहीं है। तो बाइक वैसे नो डाउट बहुत बढ़िया है। लद्दाख जैसी जगह में जहाँ पे एयर जो है कम हो जाती है, तो वहां पे ये बिल्कुल दिक्कत देती है। 350 सीसी मीटियोर वहां पे हवा लेती लगेगी आपको कि इसमें जान ही नहीं आ रही, इतना भारी इंजन है। अच्छा, ये वाली जो मॉडल है ये BS6 फेज 1 है 2020 वाला। अभी BS6 फेज 2 आ चुका है, सुना है, और रिफाइन कर दिया इंजन को, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉनिकली हेडलाइट्स वगैरह सब चेंज करिए। तो कभी चलाने का मौका मिला है? और मतलब किसी को अगर रेकमेंड करना हो तो रेकमेंड करेगा? मेरा एक्सपीरियंस मेरी बाइक के साथ तो बहुत अच्छा है, तो मैं तो श्योरली रेकमेंड करूंगा कि आप रॉयल एनफील्ड लो। जब तक फ्री सर्विस है, सर्विस सेंटर पे फ्री सर्विस तो कराओ, एक्सपीरियंस ज्यादा बुरा नहीं होगा आपको। और बाकी जो नया वाला मॉडल है, मेरे को भी चलाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन
ओवरऑल बाइक के बाद मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, तो मैं बाइक तो रेकमेंड करूंगा कि अगर आप मतलब बहुत तेज भगाते नहीं हो, भगाने का शौक नहीं है बाइक को, ठीक है, ये भगाने के लिए बाइक नहीं है, फिर से कहूंगा ये भगाने वाली बाइक नहीं है, ये एंजॉय करने वाली बाइक है। तो अगर आप राइडिंग को एंजॉय करना चाहते हो, आराम से अपनी जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हो, ये बाइक आपके लिए है। ब्रेकिंग कैसी रहती है जब ख़राब होने से पहले? अभी तो जैसे तूने बताया वो चेंज वेंज करवा लिया है सारी चीज़ें, जब आई थी तो ब्रेकिंग कैसी रहती है? कि लगता है कि नहीं यार ब्रेकिंग और अच्छी होनी चाहिए थी, या फिर पहले से अच्छी थी? और टायर का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, ABS वेबीएस सब कुछ पहले लेके? जैसी थी आज भी वैसे ही है। मास्टर स्टैंडर्ड चाहे पहले का था या अभी का है, पीछे वाला तो ब्रेक ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा आपको प्रेस करना ही पड़ता है, लगता नहीं। ये शायद प्रॉब्लम ने डोमिनार में भी देखी थी कि पीछे वाला ब्रेक लगता ही नहीं था, ऐसा फील होता था। तो वो चीज इसके साथ भी है कि पीछे वाला ब्रेक ऐसा लगता है कि नहीं लगता है, कम लगता है, लेकिन क्या करें, एक्सपीरियंस इनके साथ है तो है, उसमें कुछ चेंजेस हो नहीं उसमें सकता। कोई चेंज कर नहीं सकते। बाकी पीछे हमने मिशलिन इंस्टॉल किया था, एंड आगे जो फ्रंट वाला टायर है वहां पे MRF जो है वो इंस्टॉल किया था। अभी तक का एक्सपीरियंस दोनों के साथ अच्छा है। अब स्लिप नहीं करते, पहले करती थी। स्लिप करते थे। जो जब C8 लगा हुआ था, जो स्टॉक टायर आया था, स्लिप करता था पीछे वाला टायर। अब स्लिप एटलीस्ट स्लिप नहीं करती ये वाली जो टायर है। तो ये था ओवरऑल एक्सपीरियंस। और लास्ट पॉइंट आउट, हमेशा कोई ना कोई स्कोप होता है कंपनी के पास में चीज़ें अपग्रेड करने का। यही रीज़न है कि पुराने वजह से अभी नया इंजन अपग्रेड हो गया है। तो तुझे क्या लगता है कि इसमें पावर ऐड ऑन नहीं करनी चाहिए? 350 के हिसाब से मुझे लगता है सबसे स्लोवेस्ट इंजन है ये, तो लगता है कि पावर ऐड ऑन होनी चाहिए इसके अंदर में। पावर बिल्कुल ऐड ऑन होनी चाहिए, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक के इश्यूज हैं उनको जरूर इम्प्रूव करना चाहिए। और इसका कोई काम है नहीं वैसे, ये जो टर्न बाय टर्न इंडिकेटर वाली चीज है, टर्न बाय टर्न हमें नहीं समझ में आता यार कि 300 मीटर पे टर्न लेना है। आप 300 मीटर आप अपने एनालॉग पे देख तो पाओगे नहीं कि 300 मीटर ही रह गया एग्जैक्ट, और वहां पे आप टर्न लेंगे लेफ्ट। ये पहले भी एक्सेसरीज का ही पार्ट था। जब मैंने ली थी तो एक्सेसरीज के साथ ही मुझे ये वेरिएंट मिला था। तो अब तो ये है कि अब आपके पास ऑप्शन ही है कि अब आप इसको चाहो तो लगवाओ, नहीं तो मत लगवाओ। तो इसका वैसे भी कोई यूज़ है नहीं। वैसे कोई यूज है नहीं, मत लगवाना यार। मुझे नहीं पसंद आया। उससे बढ़िया ही मैं फोन का होल्डर लगा रखा है, फोन लगा के ही मैं चलाता हूँ, उसका मैं यूज भी नहीं करता। कि सीट जो है बेटर हो सकती है, आती भी है, राइडिंग सीट अलग से आती है, लेकिन जो कंफर्ट पहले था वो अब कम हुआ है। ऑब्वियस की बात है, टाइम निकला है, बैठ के मैंने दबा दी। पहले भारी भी था बहुत, अब का तो वेट लूज कर लिया थोड़ा। फ्लैक्स कर रहा है, वेट लूज कर लिया। अच्छा, ये नीचे लगती है कभी? नहीं, जनरली नहीं लगती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं बनाना चाहता था या आपको बताना चाहता था वो सारी की सारी मैंने कवर अप करी होगी। एक वीडियो और भी है बलूजा के साथ में मेरी, जिसमें मैंने इससे भी ज्यादा मतलब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चीजें डिटेल करी है। तो आप ना अगर चाहते हो तो ये और वो वाली वीडियो दोनों देख लेना। मुझे नहीं लगता इंटरनेट पे इतनी ज्यादा डिटेल्ड वीडियो मिलेगी। तो अगर आपको लगेगा कि भाई कुछ भी रह गया हो तो आप डेफिनेटली उस वाली वीडियो में जरूर देख लोगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी वीडियो थी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था लोगों का। तो अगर आपको वीडियो किसी भी रीजन से अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे हमारे ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, बाय बाय।